रो रही होती है और जैसे बेबी उनके आर्म्स में आता है वो मतलब इट जस्ट ट्रांसलेट्स इनटू क्राई ऑफ हैप्पीनेस। तो वो बहुत ही मुक्त कर देता है। हमारे तो स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि माँ सिर्फ वो नहीं होती है जो जन्म देती है, माँ वो भी होती है जो पालन करती है। कभी कभी क्या होता है कि माँ बनने के बाद ज्यादातर औरतें खुद को भूल जाती हैं, सिर्फ बच्चों पे फोकस करती हैं। तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो उनको ध्यान देना चाहिए खुद। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो फीमेल होती है फैमिली की वो ना मेन एंकर होती है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और हेल्दी नहीं है तो बाकी सबकी हेल्थ खराब होनी है। आपने कितनी बार किसी को माँ बनने की खुशी दी है और वो पल कैसा रहता होगा? Around 9 to 10,000 डिलीवरीज अब तक कर पाई हूँ। प्रॉब्ली बिकॉज ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है जहाँ पेशेंट लोड बहुत ज्यादा था और 17 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है। मुझे अपने प्रोफेशन में यही पार्ट जो सबसे ज्यादा पेनफुल लगता है। कई बार तो जब सेकंड चाइल्ड गर्ल होती है या थर्ड चाइल्ड भी गर्ल होती है तो बिल्कुल मातम का माहौल हो जाता है रिश्तेदारों में, लिटरली रो रहे होते हैं। मेरे पास इतने खौफनाक कहानियां हैं कि आप आई थिंक इट विल बी टू मच फॉर द पॉडकास्ट अगर मैं आपको बताऊं। मेरे लिए माँ दुनिया है, इट मींस द वर्ल्ड। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसमें माँ है, तो ये सच है। माय डॉटर इज 10 year old, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो लिटरली मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो अभी इस इंटरव्यू के पहले ना वो कह रही थी मम्मा मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे क्या, आपको बोलो मेरा इंटरव्यू लेने। मैंने कहा बेटा मतलब शी मींस द वर्ल्ड टू मी डेफिनेटली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी टॉक्स पर। मैं हूँ आरती। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है मदर्स डे। माँ एक ऐसा शब्द जो सिर्फ रिश्तों में नहीं एहसासों में बसा होता है। आज हम बात करेंगे उस सफर के बारे में जहाँ पर एक औरत माँ बनती है। उनमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। इन्हीं सारे बदलाव को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जो पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नीतू सिन्हा, जो हर रोज न जाने कितनी जिंदगियां बनते देखती हैं। तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं माँ बनने की जर्नी के बारे में, औरत की सेहत के बारे में और उस प्यार के बारे में जिसे हम माँ कहते हैं। डॉक्टर नीतू सिन्हा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। सबसे पहले तो आपको मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस कन्वर्सेशन टुडे। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आपके डॉक्टर बनने की जर्नी अब तक कैसे रही और आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही स्पेशलाइजेशन करने का क्यों चुना? पहले मैं आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर देना चाहूंगी। आई थिंक मेरे लिए ये जर्नी सबसे ज्यादा ग्रेटिफाइंग रही है। देयर आर डेज जब बहुत डिफिकल्ट लगता है, जब आपको लगता है इट्स टू हार्ड टू पुल ऑफ, बट देन जो आप रिजल्ट देखते हो या ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं तो इट फील्स कि जितनी मेहनत है या जितना पेन है इट्स वर्थ इट। मेरी जर्नी शुरू हुई डॉक्टर बनने का तो क्लास 6 में डिसाइड हो गया था, पर जब मैं MBBS करने मेरा शुरू हुआ तो सेकेंड ईयर में हमारी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। तो द फर्स्ट टाइम जब मैंने डिलीवरी, बर्थ और वो बेबी को डिलीवर होते हुए देखा तो इट वाज द मोस्ट एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। वैसा मैंने कभी अपने लाइफ में फील नहीं किया था और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ही करनी है। तो फिर जैसे जैसे जर्नी एडवांस हुई और एंड आई आल्सो ग्रू अप, तो मेरे लिए फीमेल्स के सिम्टम्स एज अ डिजीज समझना आसान है, इंटरनली इमोशनली क्या होता है वो मेरे लिए समझना और आसान है, बिकॉज आई एम अ वुमन, आई एम अ गर्ल। तो आई जस्ट फेल इन लव विद दिस ब्रांच। इट इज वेरी टायरिंग, इट्स वेरी टैक्सिंग, बट इवन इन नेक्स्ट बर्थ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई विल बी एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। इस जर्नी में आपके फादर का क्या रोल रहा है? मेरे फादर का बहुत 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 बड़ा, लाइक I did not have a traditional orthodox father. My father was a very liberated man. He himself had done his mining engineering from ISM, which is IIT Dhanbad. So he was a very big like inspiration कि कुछ तो अच्छा करना है तुमको लाइफ में। But the first trigger to become a doctor वो तब हुआ था जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था
रात की बात थी और उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। There was, मतलब he was bleeding and then we had to rush to a hospital. There wasn't any doctor available at that time. He was bleeding. उस समय फिर then we called our emergency में फिर एक डॉक्टर आया and then he sutured him up and all that. तो वो जो था ना, मुझे लगा कि ये इंसान नहीं होता तो I would have lost my father maybe. तो मुझे लगा कि this is the most important job. तो that was how like मेरे डैड के साथ इंसिडेंट हुआ तो फिर ये हुआ। और फिर my father was always like with us, always supported me. कुछ भी करना है तो for everything he was always like very liberated, हाँ तुमको करना है। When I chose to be a doctor, he was all the time motivating me and supporting me. मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आपके फादर को कैंसर भी था। वो वक्त कैसा रहा होगा, कैसे डील की होंगी आप उस वक्त? Obviously मेरे लाइफ का वो सबसे डिफिकल्ट टाइम था, फाइंडिंग आउट। सबसे बड़ी बात कि मेरे फादर को थोड़े सिम्टम्स हो रहे थे, बट उस समय मेरा ना पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम्स चल रहा था। मैंने उनको बोला आ जाइए एक बार अच्छे से चेकअप करा लेते हैं। वो नहीं आई कि नहीं तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। और हमारा एग्जाम चलता है 1-1.5 महीना। जब वो आए एंड देन वी गॉट टू नो दैट देयर वाज डायग्नोज्ड अ कैंसर और डिजीज एडवांस भी हो चुकी थी। फिर वो 2-3 साल हमारा फिर उनका ट्रीटमेंट चला, कीमोथेरेपी एंड ऑल दैट। इट्स वेरी पेनफुल। आपकी शादी हो गई थी उस वक्त? या उन्हीं का मन था तो भी आई गॉट मैरिड एंड देन वी लॉस्ट हिम 2 months आफ्टर। तो आपके हस्बैंड का क्या रोल रहा आपकी जर्नी में? I think I'm very lucky that my husband is a doctor, is a pediatric cardiologist. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बहुत बड़ा। मतलब not just for day-to-day activity as a partner in life, but क्योंकि वो डॉक्टर है तो वो मेरे सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि मेरे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या पेशेंट कोई है मेरा डिफिकल्ट है, टाइम लग रहा है, या तो ही सपोर्ट्स मी लाइक तुम्हें कुछ और नहीं सोचना, जस्ट फोकस ऑन योर पेशेंट। तो दैट सपोर्ट इज ट्रिमेंडस। वो अपने भी कुछ इनपुट दे सकते हैं, सपोज आप नहीं सोच रहे हो तो ही गिव्स इनपुट इन दैट वे एंड ही ऑलवेज लाइक मेरे को कहते रहते हैं स्टे अपडेटेड। सो ही इज लाइक माय गार्जियन व्हेन इट कम्स टू तो वर्किंग लाइफ को, और आप कहीं ना कहीं हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं आप चीजों को? नहीं, अकेले तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट है। आई हैव अ वेरी सपोर्टिव पार्टनर। हमारे बच्चे भी क्या ना, वो जल्दी समझ जाते हैं इन चीजों को कि अच्छा सर्जरी पेशेंट है, कुछ है तो मम्मा नहीं रुकेगी एंड इट इज इम्पोर्टेंट। तो ऑब्वियसली माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड, मेरी मदर, मेरे इन-लॉज ने मुझे सपोर्ट किया है व्हाइल रेजिंग माय डॉटर। मेरे हस्बैंड ने तो ट्रेमेंडसली सपोर्ट किया है एंड नाउ मेरी डॉटर भी मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि बहुत बहुत कम ऐसी फैमिली होती है जो सपोर्ट करती है। That is true. अब डेली हॉस्पिटल में जाती हैं, आपका खुद का भी क्लिनिक है, तो डेली आप कहीं ना कहीं देखती होंगी माओ को कि वो बच्चों को जन्म देती हैं, तो कोई ऐसा खास पल है जो आप बताना चाहेंगी? कोई स्पेशल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहती हैं लोगों तक? I think it is the most exhilarating experience for a mother जब वो first time अपने बेबी को अपने हाथ में लेती है। जब भी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है या for that matter cesarean भी हो रहा है, तो it's a very painful process. But वो रो रही होती है और जैसे बेबी उनके आर्म्स में आता है, वो मतलब it just translates into a cry of happiness. तो वो बहुत ही मुक्त कर देता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बस उसी में बसी हुई है। हाँ, मतलब है ही सृष्टि की शुरुआत है वहाँ, तो वो है ही। माँ बनने की शुरुआत यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक औरत के शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं? ऑल टुगेदर तो बहुत फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली, जब मैं ये कहती हूँ तो कहने का मतलब ये है कि महिला के शरीर के अंदर बनावट में और जो बाकी मैकेनिज्म्स होते हैं जिसको फिजियोलॉजी हम बोलते हैं, उनमें काफी चेंजेस आते हैं। ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। इमोशनली जब बोले और डे टू डे बिहेवियर वाइज या
डे टू डे एक्टिविटी वाइज जो चेंजेस आते हैं उसमें अगर मैं वन बाय वन बात करूँ तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँ तो ये है कि इमोशनल चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो जब मैं मूड स्विंग की बात कर रही हूँ तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो एक्सपेक्टेड मदर्स होते हैं उनको ना बिना बात के रोने का मन करता है, बिना बात के अच्छा नहीं लगता, लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती, या बिना प्रोवोक किए छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना। तो ये सारे नॉर्मल मूड स्विंग्स हैं और ये प्रेगनेंसी का गिफ्ट है। तो सराउंडिंग को सपोर्टिव होना चाहिए, पार्टनर, फैमिली मेंबर्स, सबको इस चीज को लेकर थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए। फिर जैसे कि एक्सपेक्टिंग मदर्स के एपेटाइट में चेंज आ जाता है, कुछ लोगों को भूख कम लगती है, कुछ लोगों को भूख ज्यादा लगने लग जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर खाने का स्मेल नहीं बर्दाश्त होता, जो पहले बहुत अच्छा लगता था वो नहीं लगता है, पहले कुछ फूड्स जो नहीं अच्छे लगते थे उसकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होने लग जाती है। तो ये सारे नॉर्मल चेंजेस हैं। तो प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आप ऑल टुगेदर एक अलग ही इंसान हो, एंड दैट इज अ गिफ्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। एक मिथ है, जैसे लोग बोलते हैं कि उस वक्त अगर जो हम माँ खाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या आफ्टर मतलब बर्थ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ चीजें उनको पसंद नहीं आता, तो लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारी माँ ने ये नहीं खाया इसलिए तुम्हें पसंद नहीं है। तो क्या ये कुछ रिलेट करते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने क्या खाया उसे टेस्ट आने लगा, उसके बाद भी अगर वो मदर खाती रहती है जो डेली हम खाते हैं, तो बच्चे तो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो आई थिंक इट्स मोर बिकॉज ऑफ दैट, और ये नहीं कि गर्भ में क्या खाया उसके टेस्ट से नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, पर न्यूट्रिशियस डाइट से डेफिनेटली बेबी हेल्दी होता है, दैट्स वो तो है। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि बहुत सारी माँ घबराई हुई होती हैं, और क्या माँ बनना एक फिजिकल है या फिर ये इमोशनल भी होता है? दोनों। ये बहुत बड़ा फिजिकल इमोशनल बहुत बड़ा चेंज है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन ही नहीं, उस दौरान भी बहुत सारे चेंजेस हैं। फिर जो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी है, नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो है पेनफुल, जो भी आपका मोड ऑफ डिलीवरी हो, नॉर्मल होता है, सिजेरियन होता है, एपिड्यूरल ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, पर वो फेस तो पेनफुल है ही। उसके बाद जो नर्सिंग मदर्स को जो अपने बेबी का फीड कराना है या नर्सिंग करना है, या उसके बाद भी टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, वो ऑल टुगेदर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी एंजाइटी तो नॉर्मल है, वो आती ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, एक जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर के ऊपर, तो ये काफी स्वाभाविक है। बट क्या है ना कि कुछ हार्मोन्स का मिरेकल है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स के जो चेंजेस होते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप कर पाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द मदर्स अमेजिंगली दे केयर फॉर देयर बेबी, वो हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में दोनों में कितना फर्क होता है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी इज लाइक नेचुरल बर्थ, तो कुदरत ने वैसे ही बनाया है। अगर आप मुझसे पूछें बेटर क्या है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि नेचुरल बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली बहुत वो बेटर है, लेकिन हर दोनों के ही अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि लेबर में होता है कि पेन का टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, अगर अच्छे से लेबर प्रोग्रेस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बीच में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो अपनी दिक्कतें हैं। फिर कई बार क्या होता है कि जिन मदर्स ने काफ़ी नेचुरल बर्थ दिया होता है उनको फिर बाद में ऑर्गन प्रोलैप्स होते हैं, नीचे मसल्स वीक हो जाते हैं, तो वो अपने प्रॉब्लम्स हैं। सिजेरियन के अपने प्रॉब्लम्स हैं कि आफ्टर सिजेरियन थोड़ी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद भी है ना कि सर्जरी हो रखी है, स्कार है, तो आगे भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे रिलेटेड। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, पर माँ के लिए दोनों ही चीज तो है। अक्सर समाज से माँ बनने का प्रेशर होता है, तो क्या माँ बनना जरूरी है हर औरत के लिए? नहीं, ये बहुत पर्सनल चीज है, ये बहुत पर्सनल है, और हमारे तो स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि माँ सिर्फ वो नहीं होती है जो जन्म देती है, माँ वो भी होती है जो पालन करती है।
तो मदरहुड की जो फीलिंग होती है ना, मातृत्व का जो सुख है, वो केवल जन्म देने से ही नहीं है, पालन पोषण और बहुत सारे और अदर तरीके हैं। पर ये ना किसी भी फीमेल का अपना डिजायर होता है, अपनी इच्छा होती है, और जब वो जिसकी जो है वो उसके लिए सही है। मतलब ये मेरा हाँ, कि जरूरी नहीं है कि आप क्या चाहती हैं, ये मैटर करता है कि आप माँ बनना चाहती हैं या नहीं। और पहले की माओ में और अब की माओ में कितना फर्क समझती हैं? देखिए, मातृत्व का जो मोह है ना, वो तो खैर मुझे नहीं लगता कभी बदलने वाला है। तब भी माएँ उतने ही अपने बच्चों को प्यार करती हैं और केयर करती हैं, और अभी भी करती हैं। अभी क्या है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा एंजाइटी का मात्रा ज्यादा रहता है, पर केयर और बच्चों पे ध्यान देना और उनकी परवरिश में जुटे रहना तो सेम है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तरीके थोड़े बदल गए हैं, थोड़ी एंजाइटी का लेवल बढ़ गया क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबका है। अपने एंजाइटी की बात की, एंजाइटी से कहीं ना कहीं मैं रिलेट करना चाहती हूँ कि जो पोस्टपार्टम ये क्या होता है? देखिए, क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी के बाद भी 12 वीक्स का टाइम लगता है जब मदर वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आती है। जो बाकी सारे और हार्मोन्स, फिजिकल, केमिकल जितने चेंजेस होते हैं, तो डिलीवरी के बाद क्या होता है कि काफी सारे हार्मोन्स में चेंज आता है। उसकी वजह से मेंटल हेल्थ जो इफेक्ट होता है, उसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। फिर वो आगे चल के जो उसका स्पेक्ट्रम बढ़ता है तो पोस्टपार्टम साइकोसिस चला जाता है। तो ये हार्मोन के चेंजेस की वजह से होता है। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। माँ को अगर वो परेशान हो रही है या उनको हमेशा रहता है कि मैं बेबी को फीड नहीं करा पा रही हूँ, मैं ध्यान से रख नहीं पा रही हूँ, या मैं प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही हूँ, तो भी हम सबको जो उनके सराउंडिंग में है उनको बहुत सपोर्टिव होने की जरूरत है। और रोने का, मैं तो अपने पेशेंट से कहती हूँ, रोने का दिल कर रहा है अच्छे से रो लो, लेट इट आउट, जो भी है वो बोलो, यू हैव टू एक्सप्रेस, किसी से तो बताना पड़ेगा। और ये बहुत नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी मतलब एम्बैरेस्ड फील करने की जरूरत नहीं है। और इसको हर फैमिली मेंबर को इस पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन एक्सट्रीम केसेस वेयर मदर्स हैव जंप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द हॉस्पिटल रूम, मतलब उस लेवल तक चला जाता है। इसे लेकर सोसाइटी में अवेयरनेस क्यों नहीं है? पहले क्या था ना कि बहुत बड़ी फैमिली होती थी, तो लोगों को टाइम ही नहीं मिलता था ना, कोई ना कोई लगा रहता था। अभी क्या होता है कि थोड़ा न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, तो ना कोई, एक तो है कि पहले बेबी केयरिंग क्या होता था, पूरे फैमिली मिलके पालती थी बच्चे को, पूरे एक विलेज मिलके पालता था, तो काफी लोड शेयरिंग हो जाता था। अब है कि वो है नहीं, है ना, एक अकेले हो जाते हो, अकेले पूरा नर्चर करना और केयर करना, किसी से बात करने के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा सा है कि ये डिफरेंस है कि पहले, लेकिन पहले भी होता था डिप्रेशन, पहले भी साइकोसिस होती थी। डेफिनेटली हम लोगों को इसके बारे में बात करना चाहिए। और किसी भी मदर को कभी भी लगता है, लोनली फील होता है, रोने का मन करता है या कुछ भी, तो उनको बात करनी चाहिए। और हम तो है ही। कभी कभी क्या होता है कि माँ बनने के बाद ज्यादातर औरतें खुद को भूल जाती हैं, सिर्फ बच्चों पे फोकस करती हैं। तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो उनको ध्यान देना चाहिए खुद पे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली आपने। जनरली क्या होता है ना कि, और खासकर इंडियन मदर्स, हम लोग बच्चों के पीछे या फैमिली के पीछे इतना ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। पर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो फीमेल होती है फैमिली की, वो ना मेन एंकर होती है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और हेल्दी नहीं है, तो बाकी सबकी हेल्थ खराब होनी है और पूरी फैमिली डगमगा जाती है। तो इसलिए आपको अपना न्यूट्रिशन का भी उतना ही ध्यान देना है जितने कि अपने बच्चे के न्यूट्रिशन या अपने फैमिली मेंबर्स के न्यूट्रिशन की चिंता करते हैं, है ना। हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। जब एक फीमेल मदर बनती है, डिलीवर करती है, तो उनका एक नया जन्म होता है और वो बॉडी के लिए भी होता है। डिलीवरी के बाद ना बॉडी बिल्कुल बटर की तरह होती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करो तो बहुत इजीली आप जो भी वेट गेन और ये सब होता है बहुत अच्छे से लूज हो जाता है।
तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना है, थोड़ा डाइट न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, और अपनी अगर आपको एक स्टेज के बाद लगता है कि नहीं आपसे नहीं हो रहा है, यू नीड अ ब्रेक, देन यू डेफिनेटली नीड अ ब्रेक। और फैमिली मेंबर या पार्टनर होना चाहिए जो उस बात को समझे और शेयर करे लोड। ये जरूरी। कुछ रेगुलर चेकअप्स जो महिलाओं को कराना चाहिए, क्योंकि अभी आपने जो बताया कि डाइट पर ध्यान देना चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है ना कि महिलाओं को चेस्ट पेन होता है, ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे बोलती हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, तो उनको ये सारी चीज़ें मतलब इन सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। डेफिनेटली देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुछ डिजीजेज है, एक तो है कि कॉमन डिजीज है जो सबके लिए है, चाहे सिस्टम्स के जैसे हार्ट की डिजीजेज है या शुगर है, बीपी है, ब्लड है, बोन्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ये सबके लिए है। पर फीमेल के लिए स्पेसिफिकली अगर हम डिजीजेस की बात करें जो खाली महिलाओं में ज़्यादा है, तो जैसे कि ब्रेस्ट की डिजीजेस हैं या सर्वाइकल कैंसर है या एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सारी डिजीजेस स्पेसिफिकली होती हैं फीमेल में। तो रूटीन स्क्रीनिंग में जो एडवाइस किया जाता है, एक तो खुद होता है, जैसे कि ब्रेस्ट में कहते हैं कि हर महीने एक बार पाम ऑफ योर हैंड को यूज करके सर्कुलर मोशन में अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाता है कि आपका नॉर्मल टेक्सचर क्या है, उसमें कुछ चेंज होता है तो तुरंत समझ में आ जाता है। कुछ टेस्ट होते हैं जो स्क्रीनिंग के लिए होते हैं, जैसे पैप स्मेयर है, एलबीसी है, ये सारी चीजें हैं, तो ये स्पेसिफिकली इनके लिए हैं और ये करना चाहिए। उसके लिए रिकमेंडेशंस है हर चीजों के लिए स्पेसिफिकली, इट इज आई थिंक इट इज नेसेसरी। ये पेप स्मेयर और एलबीसी जो आप बता रही हैं वो क्या है? जैसे यूट्रस बच्चेदानी या गर्भाशय जिनको बोलते हैं, उसका एक निचले का छोटा सा हिस्सा होता है 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, जिसको कि हम लोग सर्विक्स बोलते हैं या गर्भाशय का मुंह बोलते हैं। उसमें अगर कैंसर होता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। वो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा महिलाओं में होने वाला कैंसर है। हाँ। मतलब फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल में या ओपीडी में नॉर्मल रूटीन चेकअप के दौरान प्राइवेट एरिया में एक छोटा सा स्वॉब लेते हैं और वो स्लाइड बनाते हैं या डायरेक्ट हम लोग बॉटल में डाल के भेजते हैं, जिसको कि पैप स्मेयर बोलते हैं, या एलबीसी जिसको कि लिक्विड बेस साइटोलॉजी, जो उसी का हायर फॉर्म है, और एचपीवी डीएनए भी है। तो ये इससे स्क्रीन हो जाता है और पता चल जाता है कि अगले 10 इयर्स में भी अगर आपको सर्वाइकल कैंसर है तो ये प्रेडिक्ट कर सकता है। मतलब कुछ ही ऐसे कैंसर्स हैं जिनके लिए आपके पास ऐसा टेस्ट है जो प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में होने वाला है कि नहीं, और उनमें से ये एक है। और ये ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें कुछ ना कटना है ना कुछ होना है। तो आई थिंक ये हमारी महिलाओं को होना चाहिए, करवाना चाहिए, इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। पैप स्मेयर, एलबीसी, सर्वाइकल कैंसर, सोनोमैमोग्राम और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। चलिए जब भी हम अगला एपिसोड करेंगे तो इस पे जरूर बात करेंगे हम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकली माँ बनने का सही उम्र क्या है? देखिए 21 ईयर्स से 30 ईयर्स इज द ऑप्टिमम टाइम है ना। 21 to 30 इज द ऑप्टिमम टाइम, क्योंकि आपके जो बायोलॉजिकल एजिंग होती है, जो क्लॉक होता है, दैट्स द बेस्ट टाइम। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप माँ नहीं बन सकते, डेफिनेटली माँ बन सकते हैं। और अब तो आईवीएफ की मदद से आप 40 ईयर्स तक भी माँ बन सकते हैं। बट ऑप्टिमम अगर आप मुझसे पूछेगा तो ये 21 to 30 है, बिकॉज उसके बाद फिर एजिंग शुरू हो जाती है हमारे ओवम्स की, oocytes की, gametes की, जो कि फ्यूचर लाइफ करने वाला है, उसकी क्वालिटी खराब होने लग जाती है। लेट प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? देखिए लेट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो कंसेप्शन होने में दिक्कत होती है। कंसेप्शन हो जाए तो मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। 30 नॉर्मली होते हैं 35 ईयर से ज़्यादा है, तो जो प्रेगनेंसी में जो बनावटी खराबी होते हैं, डाउन सिंड्रोम, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हाइपरटेंशन होना, जो बीपी बढ़ता है या शुगर बढ़ना, इन सब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जैसे एज एडवांस होता है तो। और रिकवरी इज उतनी, डेफिनेटली रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है जब भी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होती है। यंग एज में रिकवरी अच्छी होती है। आपने कितनी बार
किसी को माँ बनने की खुशी दी है, और वो पल कैसा रहता होगा? Around 9 to 10,000 डिलीवरीज अब तक कर पाई हूँ, प्रॉब्ली बिकॉज ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है जहाँ पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा था, और 17 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो इतनी बार I had the privilege of giving the happiness to the mother. बहुत अच्छा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लड़की पैदा हुई हो और उस फैमिली से, मतलब उन फैमिली के नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं, तो उससे कैसे आप डील करते हैं? मुझे अपने प्रोफेशन में यही पार्ट जो सबसे ज्यादा पेनफुल लगता है। कई बार तो जब सेकंड चाइल्ड गर्ल होती है या थर्ड चाइल्ड भी गर्ल होती है, तो बिल्कुल मातम का माहौल हो जाता है रिश्तेदारों में, लिटरली रो रहे होते हैं। उन्हें कैसे समझाती हैं, या फिर उस टाइम क्या होता है? बहुत कोशिश, सबसे पहले तो बहुत दुख होता है। सबसे पहले तो हम लोग खुद अपना एग्जाम्पल देते हैं कि देखो मैं भी तो बेटी हूँ, और आज बन गई हूँ तो आपका इलाज कर पा रही हूँ। माता पिता ने मेहनत की और हमने भी मेहनत किया, तो आज मेरे घर में मेरे या मेरे हस्बैंड में या मेरे भाई में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फर्क जन्म का नहीं है, फर्क आगे वो कैसे उसकी परवरिश होती है, वो आगे क्या करते हैं, फर्क सिर्फ इस चीज का है। तो ये आप बोलने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और ये इतना डीप रूटेड माइंडसेट है कि इसको चेंज करने में अभी भी बहुत समय लगेगा। ये मतलब ये सबसे पेनफुल घड़ी होती है हमारे लिए। लिटरली अगर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी, आज का ही बता रही हूँ। फर्स्ट एक पेशेंट था जिसका कि नॉर्मल प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, लाइफ बिल्कुल खत्म हो गया था, बेबी को डिस्ट्रेस हो गया, तो हमारे को सिजेरियन करने के लिए उनको एडवाइस किया। तो वो मुझे कहते हैं क्या हम पता कर सकते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है? मैं ना पहले हैरान हुई, मैं कहा ये चीज कैसे आपकी चॉइस चेंज कर देता है। पर शायद अगर वो बेबी, उनको पता होता कि वो बेबी बॉय है, तो वो उसको उसके लिए सिजेरियन करके उसको सेव करते, और गर्ल होता तो मरने देते। तो दिस इज द रॉ ट्रूथ। और ये है एबॉर्शन का केस कभी आया है? बहुत आता है, बहुत। पर मैं तो मॉरली आई डू नॉट डू इट, ऑब्वियसली, जेंडर नॉन जेंडर irrespective of anything, तो I do not advocate termination of pregnancy, क्योंकि मुझे लगता है मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम जान बचाने का है, तो उसी रहे तो अच्छा है। पर ये बहुत प्रेवलेंट है, जबकि हमारे यहाँ इतने स्ट्रिक्ट रूल कानून सब कुछ बनाए गए हैं, है ना, पर फिर भी लोगों में ये बेटे की चाह, बेटी को डिसकंटिन्यू करने की चाह, मतलब मेरे पास इतने खौफनाक कहानियां हैं कि अब आई थिंक इट विल बी टू मच फॉर द पॉडकास्ट अगर मैं आपको बताऊं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि माँ और बच्चे में किसी एक को बचाना हो, तो वो ऐसा कभी आपके साथ? ऐसा बहुत रेयर कंडीशन होता है, बट डेफिनेटली द प्रायोरिटी इज मदर। ओके, डेफिनेटली द प्रायोरिटी मदर, बट ऐसे बहुत ही मेडिकली ऐसा बहुत रेयर कंडीशन है, ऐसा ज्यादा होता है, बट उस समय प्रायोरिटी मदर ही है, मदर हमेशा प्रायोरिटी। तो ये डिसीजन आप खुद लेती हैं या फिर फैमिली तक ये डिसीजन होता है? नहीं कि पहले फैमिली को बता दो? नहीं, ये फिल्मों में होता है। ओके, हाँ, ये एक्चुअली फिल्मों में ऐसा होता है, तो मैंने सोचा एक बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ। नहीं, ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी माँ होती है। आपका आपकी माँ के साथ कैसा रिश्ता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुझे मेरा बड़ा भाई है, और मैं जब हुई थी तो कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने मेरे जन्म पे बोला था अच्छा बेटी हुई है, और मेरी माँ ने उसी दिन ठान लिया था कि इसको तो कुछ लायक बनाना है, और उनकी ही मेहनत है, प्रचंड मेहनत है उनका कमिटमेंट, विल, वो बहुत ज्यादा था। और मुझे लगता है कि जो भी मैं हूँ उनमें 100 के 200% उनकी सोच है, उनकी कंट्रीब्यूशन है। अभी तक
अगर मैं कुछ भी नेक्स्ट स्टेप मुझे अचीव करना है तो उसके लिए मेरी मोटिवेशन मेरी माँ है। बहुत ही अच्छी विजन है उनकी, बहुत खुद भी बहुत स्ट्रांग है वो, और हमारे लिए तो मतलब बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। आप माँ शब्द को कैसे परिभाषित करती हैं और आपका आपकी बेटी के साथ कैसा रिश्ता है, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं? मेरे लिए माँ दुनिया है। इट मीन्स द वर्ल्ड। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए माँ है, तो ये सच है, ये सच है। और मैं अपना बताऊंगी, जैसे कि मेरे को पीएमटी में ऑल इंडिया 24th रैंक आया था, या जो भी अचीवमेंट्स थे लाइफ में, पर उन समय भी बड़ी खुशी हुई थी और लगता था इससे ज्यादा क्या खुशी होगी। पर जब व्हेन आई कैरिड माय डॉटर इन माय आर्म्स, वो मेरी लाइफ की सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। नथिंग एवर कैन मैच दैट। और अब तो माय डॉटर इज 10 ईयर ओल्ड, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, लिटरली मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। अभी इस इंटरव्यू के पहले ना वो कह रही थी, मम्मा मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे क्या? बोलो मेरा इंटरव्यू लेने। मैंने कहा बेटा मतलब शी मींस द वर्ल्ड टू मी, डेफिनेटली। आपने महिलाओं के लिए अस्पताल बनाने के लिए क्यों सोचा? मैं देखती हूँ जैसे कि फीमेल्स की जो एक तो डिजीज होता है कि ना उनके गायनोकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स या बीमारी होते हैं, और एक जो पार्ट है वो ऑब्स्टेट्रिक्स है जिसमें कि गर्भधारण या डिलीवरी है। तो गर्भधारण या डिलीवरी है वो डिजीज नहीं है ना, वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है, तो वो अस्पताल में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक ये, दूसरा बात ये कि जब भी फीमेल जाते हैं और वहां पे बहुत मेल्स होते हैं या बाकी और ये होते हैं, तो उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है अपने आप को ओपन अप करना, बोलना, बताना, या एग्जामिनेशन है या कुछ भी है, या ऑपरेशन थिएटर में ही या कुछ भी। तो अगर आपकी पूरी टीम फीमेल है तो कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो मैं अपने लिए भी फील करती हूँ और मैं सब बाकी फीमेल्स के लिए भी फील करती हूँ। और एक जो नॉर्मल जो कंसेप्शन है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, शुड नॉट फील लाइक बीमारी, इलाज, अस्पताल। वो एक सेलिब्रेट करने की चीज है, मातृत्व, नई सृष्टि को जन्म देना। तो वो थोड़ा हॉस्पिटल नहीं होके इट शुड बी अ केयर सेंटर। तो यही ऑब्जेक्टिव है। एक लाइन में आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑल मदर्स एक्सपेक्टिंग, ऑल मदर्स। भगवान का दूसरा रूप है मदर्स, इसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है ना। और मेरा ये कहना है कि जिस तरह से सबका आप ध्यान रखते हैं, और ये हमारे टैगलाइन भी है, केयरिंग फॉर द वन हु केयर्स फॉर ऑल। हम उनका ध्यान रखना चाहते हैं जो सबका ध्यान रखती हैं। तो आप तो प्लीज अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्दी मदर होती है तभी हेल्दी फैमिली होता है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे दिल से बात की, इसके लिए शुक्रिया। और आपने माँ बनने की जर्नी को, इस सफ़र को इतनी खूबसूरती से बताया कि शायद हमारे ऑडियंस भी इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपकी माँ पास हो या दूर, आप उनसे बातें कीजिए, उनको ये फील कराइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और अपनी माँ का ख्याल रखिए। हैप्पी मदर्स डे।